नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और संडे स्पेशल अब की बार लेके आया हूं साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। मनोविज्ञान की श्रृंखला में आज एक सिद्धांत पढ़ेंगे जो अधिगम का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चाहे अधिगम की बात करूं चाहे पर्सनैलिटी की बात करूं, दोनों में मिला जुला सा सिद्धांत है। अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने, और सिद्धांत का नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था वो क्या था। काफी महत्वपूर्ण है। एक सवाल देखने को मिलता है, चाहे सीटेट की बात करूं या यूपी टेट की बात करूं, चाहे अन्य शिक्षक भर्तियां, चाहे राजस्थान के सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की बात करूं, सब भर्तियों में इससे संबंधित अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित सवाल आते हैं। अब अल्बर्ट बंडूरा क्यों प्रसिद्ध है, पहले इसकी चर्चा मैं कर दूं। तो एक बार एक सर्वे हुआ था, तो उस सर्वे को देख लेते हैं कि एक बार सर्वे हुआ था 2002 में। एक सर्वेक्षण हुआ था जिसके अनुसार 20वीं सदी का चौथा सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक था। पहले ये समझेंगे, चौथा सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक थे, तो चौथा सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही है। देखो, तीन प्रभावशाली जिनमें पहला नंबर किसका आया, बीएफ स्किनर का आया था, दूसरा आया था सिगमंड फ्राइड का आया था, और तीसरा आया था जीन पियाजे का। और तीनों से संबंधित सवाल मिलते हैं, तो चौथे नंबर जो अल्बर्ट बंडूरा है उससे संबंधित भी सवाल देखने को मिलते। चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट विद्वान थे मनोविज्ञान के, तो इससे संबंधित सवाल देखने को मिलते हैं। इनका जीवनी हम पढ़े तो जन्म इनका सामान्य सा पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमें देखना है। तस्वीर आपके सामने है अल्बर्ट बंडूरा की, और इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1925 को, और ये कहां के निवासी थे, कनाडा के अल्बर्टा। नाम ने को अल्बर्ट है और जगह थी अल्बर्टा, तो वहां इनका जन्म हुआ। कनाडाई नागरिक थे। इसके बाद में उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय और ओयोवा विश्वविद्यालय, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, उसमें भी उन्होंने अध्ययन किया, शिक्षा प्राप्त की, और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया जो उनकी पॉपुलरिटी का कारण बना। इनके डेथ अभी थोड़े से दिन पहले 26 जुलाई 2021 को हुई। लगभग 96 साल ये जिए थे, सैकड़ा मारने वाले थे। 4 साल पहले उनका देहांत हुआ 2021 में। तो काफी प्रसिद्ध व्यक्तित्व के धनी थे। एक उनकी किताब भी याद रख लेना आप, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। एक किताब है छोटी सी, याद रख लेना, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, जिनको इनकी बहुत सारी किताबों में से एक किताब जो काफी पॉपुलर हुई वो थी, और इसी किताब में इनका जिक्र, जो सिद्धांत है उनका जिक्र आता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, वो क्या कहता है। डिटेल से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो अपने एकदम कंप्लीट हो जाए। मजा आने वाला है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत में। देखो, नाम से पता चलता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये कहने का मतलब है कि एक अधिगम का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें अल्बर्ट बंडूरा कहता है कि कोई भी व्यक्ति कैसे सीखता है, वो सीखता कैसे है, वो समाज में जैसे देखेगा वैसे ही वो सीखेगा। तो समाज में जो उसको देखने को मिलता है, समाज में आप समझ सकते हो, चाहे परिवार की बात करूं, चाहे विद्यालय की बात करूं, चाहे सिनेमा थिएटर में बैठे हो या अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, कहीं भी जो समाज के हिस्से हैं, समाज के भाग हैं, उनसे ही एक बच्चा हो चाहे एक व्यक्ति हो, वो उनका अधिगम होता है। और जैसा उसको समाज उपलब्ध होता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व बनता है, वैसा ही उसका अधिगम होता है। तो अधिगम का महत्वपूर्ण सिद्धांत, देखो डिटेल समझेंगे। व्यक्तित्व विकास की व्याख्या अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित सामाजिक अधिगम सिद्धांत के आधार पर किया गया है। देखो, व्यक्तित्व विकास, किसी भी व्यक्ति का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा होता है, अधिगम कैसे होता है, तो उसमें से संबंधित है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत उन्होंने दिया। परिवेशीय दशाएं व्यक्तित्व विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। कोई भी व्यक्ति हो, उसको जैसा परिवेश मिलता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व का विकास होता है, क्योंकि उसी परिवेश से वो व्यक्ति सीखता है। अब जैसे मान लो कोई बच्चा है, बच्चा एक स्लम में जन्मा है और उसके चारों ओर मान लो कोई व्यक्ति है जो चोरी करते हैं। अब बच्चा कैसा बनेगा, ईमानदार या चोर? वो बच्चा डेफिनेट सा, उसके चारों तरफ यदि चोर परिवेश में बहुत सारे लोग चोरी करने वाले हैं तो डेफिनेट सी है वो चोर बनेगा। यदि उसका परिवार या स्कूल का जैसा माहौल है तो वैसा उसको देखकर वैसा ही वो करेगा। तो देखकर सीखता है, समाज से सीखता है। और उनके देखो, बंडूरा के एक साथ विद्वान थे, बंडूरा और एक विद्वान थे वाल्टस,
उन्होंने 1963 में एक किताब लिखी थी, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सोशल लर्निंग, सामाजिक जो अधिगम है वो, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 1963 में अल्बर्ट बंडूरा और वाल्टर्स ने एक किताब लिखी थी। दो विद्वान थे, बंडूरा और वाल्टर्स ने एक किताब लिखी थी, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 1963 में एक किताब लिखी और इसमें कहा कि व्यक्तित्व विकास के लिए पर्यावरण का महत्व इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा किसी व्यक्ति को पर्यावरण मिलता है, परिवेश मिलता है, वैसा ही उसका विकास होता है, वो ही चीजें वो सीखता है। अब देखो, उन्होंने इस सिद्धांत को और डिटेल से समझने से पहले हम देखते हैं उनके जो 3 प्रयोग थे। 3 प्रयोग उन्होंने बड़े मोस्ट प्रयोग किए, उनको समझेंगे। पहला उन्होंने प्रयोग किया कि कुछ बच्चों के उन्होंने प्रयोग किए थे, तो उन्होंने कुछ बच्चों को क्या किया, फिल्म दिखाई। शामिल बच्चे थे, मान लो 10 बच्चों को बैठाया और उन्होंने 3 फिल्में उनको दिखाई। कितनी फिल्में दिखाई? 3 फिल्में उन्होंने दिखाई। पहली फिल्म दिखाई जिसमें बड़ी मारधाड़ थी, ठीक है। दूसरी फिल्म उन्हीं बच्चों को दिखाई, शामिल बच्चों को, जिसमें क्या था, आप यूं समझ सकते हो, प्रेम भाईचारा था, ठीक है, भाईचारा या सदाचार कह सकते हो आप, अच्छी चीजें वाली फिल्म थी, ठीक है। पहली फिल्म मान लो आप जैसे देख रहे हो तो कोई मिथुन की फिल्म दिखाई, इसमें टोटल मारधाड़ चल रही थी। दूसरी फिल्म कोई पारिवारिक परिवेश को लेकर बनाई गई थी, जैसे बागवान फिल्म आई, तो उस आधार की फिल्म दिखाई। तीसरी में इन दोनों नहीं थी, केवल फिल्म थी, लेकिन दोनों मारधाड़ भी नहीं थी उसमें और सदाचार वाली कोई बातें भी नहीं थी, एकदम सिंपल फिल्म थी। तीसरी बिल्कुल साधारण सी फिल्म थी जिसमें दोनों चीजें नहीं थी। साधारण फिल्म थी ये, जिसमें साधारण का मतलब दोनों नहीं है, कोई अलग ही कहानी से रिलेटेड थी। अब देखो, जब उन्होंने इस प्रयोग को किया तो उन बच्चों में से देखा कि 50% बच्चे हैं जिनको मारधाड़ वाली फिल्में अच्छी लगी, 30% बच्चे थे जिनको दूसरी वाली फिल्म जो सोशल रिलेशन से संबंधित थी वो फिल्म अच्छी लगी, और 20% बच्चे ऐसे थे जिनसे कोई मतलब नहीं था, एक कोई अलग ही विषय की जिसमें मारधाड़ भी नहीं थी, प्रेम भाईचारे वाली फिल्म भी नहीं थी, वो सिंपल सी फिल्म ठीक लगी उनको। बंडूरा ने इसको देखा, इस प्रयोग के आधार पर कहा कि यार ये 50% बच्चों को ये मारधाड़ वाली फिल्म क्यों अच्छी लगी। तो उन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला और उनका जब बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड टटोलने की कोशिश की तो वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि वो 50% बच्चे जिनको मारधाड़ वाली फिल्म अच्छी लगी थी, उनके घर में उनके माँ बाप, उनके भाई बहन आपस में झगड़ा करने वाले थे। जो 30% बच्चे दूसरे थे, उनके घर को जब खंगाला गया तो उनके घर का परिवेश या आस पड़ोस को देखा गया तो उनको पता चला कि उनका पारिवारिक माहौल, उनके आस पड़ोस का माहौल बड़ा अच्छा था, उनके मम्मी पापा बड़े प्रेम से रहते थे। और 20% बच्चे जो थे जिनसे कोई मतलब नहीं था, उनके परिवार को देखा गया तो उनके परिवार को देखकर पता चला कि इनके मम्मी पापा बहुत ज्यादा बिजी है, ना तो ज्यादा झगड़ा करते हैं, बच्चों का टाइम देते ही नहीं है, तो उनमें वो विकास हुआ ही नहीं। तो इन तीनों फिल्मों के आधार पर बंडोरे ने कहा कि कोई भी बच्चे में अधिगम का जो डेवलपमेंट होता है वो कहां से आया, उनमें वो आया परिवार से, अर्थात समाज से उन्होंने सीखा था। मारधाड़, उन्होंने बार बार बच्चे मारधाड़ देख रहे थे, मम्मी पापा को पीट रही थी, पापा मम्मी को पीट रहे थे, तो फिल्म कौन सी अच्छी लगी उनको? मारधाड़ वाली। दूसरे वाले में मम्मी पापा प्रेम से रह रहे थे तो उन बच्चों को प्रेम वाली, सदाचार वाली, अच्छी जो कहानियों से रिलेटेड होती है, अच्छे गुणों वाली फिल्में होती, वो अच्छी लगी। और तीसरे जो मम्मी पापा उनको ध्यान ही नहीं दे रहे, बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ है, तो उनको कुछ नहीं अच्छा लगा, वो सिंपल फिल्में अच्छी लगी, ना तो मारधाड़ का उनको उन्होंने सीखा था और न कोई वो सदाचार वाली बातें उन्होंने सीखी थी। तो ऐसे, तो कहने का मतलब पहले रिजल्ट में उन्होंने देखा कि भाई यार ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया, तो सीधा सा बात है, बच्चे पर इंपैक्ट किसका पड़ा? परिवार का और समाज का। तो अर्थात समाज को जो चीजें देखता है बच्चा, समाज में जो चीजें देखता है उसके सामने जो आती है, जो चीजें गठित होती है, उन्हीं से बच्चा सीखता है और उनसे प्रभावित होता है। दूसरा उन्होंने एक प्रयोग और किया, दूसरा प्रयोग उन्होंने किया जोकर का, जो प्रयोग था जोकर का।
ठीक है। अब जोकर वाले प्रयोग में क्या किया, ये जोकर जो प्रयोग किया, तो बच्चों को जोकर दिखाया गया। सबने फिल्मों में देखा होगा जोकर का रोल, तो जोकर का प्रयोग दिखाया। अब बच्चों ने जब जोकर को देखा, तो जोकर को देखने के बाद में उस फिल्म में जोकर का रोल था, रंगमंच पे जोकर दिखाया गया, तो जोकर का रोल देखकर बाद में जब बच्चे बाहर निकले तो वो भी क्या करने लगे, उसकी तरह हरकतें करने लगे। जैसे हम भी कभी सिनेमा में छोटे बच्चे जाते हैं या टीवी पे देखते हैं, तो टीवी पर जैसा देखते हैं वैसी हरकतें क्या करते हैं, बाहर करते हैं। जैसे बैठना, जैसे आजकल फिल्मों के स्टाइल में बच्चों में आने लग गई है। तो ये स्टाइल जो है वो कहाँ से सीखी, टीवी से। तो जो जोकर दिखाया बच्चों को, तो जोकर को देखकर वैसी की वैसी हरकतें, जैसे जोकर मजाक में करता रहता है वैसी हरकतें वो बच्चे बाहर आकर करने लगे। तीसरा उन्होंने एक और प्रयोग किया। तीसरा प्रयोग भी महत्वपूर्ण था, बॉबी डॉल का प्रयोग। बोबो डॉल बोलते हैं इसको, बोबो डॉल। बोबो डॉल का जो प्रयोग था वो भी काफी इंपॉर्टेंट था। बोबो डॉल, बोबो डॉल, बोबो डॉल का मतलब होता है एक बड़ा खिलौना। बड़ा खिलौना, ये 1961 में उन्होंने प्रयोग किया था। कब किया था, 1961 में। तो इस प्रयोग में क्या हुआ, इस प्रयोग में यह हुआ कि बच्चों को 10 बच्चे एक साथ बैठाए, 15 बच्चे एक साथ बैठाए और उनको एक 5 मिनट की फिल्म दिखाई गई। 5 मिनट की फिल्म में क्या था कि एक लड़का या लड़की को जो कमरे में जाता है, बहुत सारे खिलौने पड़े हैं उसमें। कमरे में गया, एक बच्चे को दिखाया, उन बच्चों को दिखाया गया कि एक बच्चा कमरे में जा रहा है, वहां बहुत सारे खिलौने पड़े हैं और उनमें से एक बड़ा खिलौना पड़ा है। अब बड़ा खिलौना जो पड़ा है वो अचानक उस बच्चे के पैर से टकरा जाता है, उस खिलौने पर उसको गुस्सा आता है। समझ रहे हो मेरी बात। एक कमरे में खिलौने पड़े हैं, उनमें से एक बड़ा बॉबी डॉल पड़ा है, बहुत बड़ा सा खिलौना पड़ा है। अचानक बच्चा कमरे में जाता है और कमरे में जाकर अचानक उसके पैर से वो टकराता है, बच्चे को गुस्सा आता है और उस खिलौने को वो तोड़ता है, पीटता है, उठा उठा के डालता है। जैसे उठा उठा के डाल रहा है, कभी ऊपर बैठ रहा है, कभी तोड़ रहा है उसकी गर्दन को, कभी मुक्के मार रहा है, ऐसा करता है। इतनी सी फिल्म बच्चों को शामिल रूप से दिखाई। उसके बाद में अलग अलग 3 ग्रुप बना दिए। 3 ग्रुपों में बच्चों को अलग अलग वापस उस फिल्म का एंड दिखाया गया। 3 बच्चों को यह दिखाया गया कि जो बच्चा पीट रहा था उसको आगे के सीन में दिखाया गया कि उसको बड़ा पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद में उन बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। दूसरा ग्रुप जो बच्चों का था उसमें उनको दिखाया गया कि उस बच्चे ने जो पीटा था उस खिलौने को, उसको दंड देते हुए दिखाया गया, मुर्गा बना रखा। तीसरे ग्रुप के बच्चों को दिखाया गया कि उसको न तो दंड दिया जा रहा है न पुरस्कार दिया जा रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है, वैसा ही। 3 चीजें दिखाई गई। अब इस 5 मिनट की फिल्म के बाद में जब बच्चों के सामने वही खिलौना वापस रखा गया, एक कमरे में बच्चों को भेजा गया, तो जिन बच्चों ने वो पुरस्कार मिलते हुए देखा था उस बच्चे को, वो जाते ही उस कमरे में सीधे घुसे और उस खिलौने के साथ क्या करने लगे, तोड़ फोड़, मुक्के मार रहे। जिन बच्चों को दंड देते हुए दिखाया गया था, जिसको दंड देते हुए दिखाया गया था, वो बच्चे जाकर उस खिलौनों को संभाल कर आराम से व्यवस्थित कर रहे थे। और तीसरे जो बच्चे थे जिन्होंने दोनों चीजें नहीं देखी थी, तीसरे बच्चों ने उस खिलौने पे ध्यान ही नहीं दिया। इन तीनों प्रयोगों से अल्बर्ट बंडोरा ने निष्कर्ष निकाला कि भाई साहब देखो, जो समाज में बच्चा जैसा देखता है वो वैसा ही बनेगा और वो वैसा ही सीखेगा, वो वैसा ही बनेगा और वो वैसा ही सीखेगा। तो ये साइकोलॉजी का ये टॉपिक जो अल्बर्ट बंडोरा का है वो अपने परिवार में एकदम फिट बैठता है। यदि किसी परिवार में जैसा बच्चे को माहौल मिलता है, सामाजिक परिवेश मिलता है, कैसे दोस्तों में रहता है, कैसे परिवार में रहता है, उस चीज का असर उस बच्चे पर निश्चित तौर पे पड़ेगा। उस बच्चे को आप अच्छी फिल्में दिखाओ, उस बच्चे के सामने ढंग से बात करो। एक टीचर को एक आइडल होता है तो ढंग से उनसे बात करो, तो उसका प्रभाव निश्चित तौर पर बच्चे पर पड़ता है। और यही था अल्बर्ट बंडोरा का सिद्धांत। समझ गए। अब देखो, अल्बर्ट बंडोरा के सिद्धांत के कुछ उपनाम भी हैं जो कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया। तो ये सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है, सोशल कोग्निटिव थ्योरी भी इसको बोलते हैं, सोशल कोग्निटिव थ्योरी, कि समाज से संज्ञान प्राप्त करता है।
दूसरा है अवलोकनात्मक सिद्धांत, कि अवलोकन, सब बच्चे अवलोकन कर रहे थे तो अवलोकनात्मक सिद्धांत कहा गया इसको। इसको बोलते हैं अप्रत्यक्षात्मकता का सिद्धांत, कि बच्चे के सामने जो प्रत्यक्ष चीजें होती है बाद में वो अप्रत्यक्ष रूप से उसको सीख लेता है और उसी को अपने अंदर ढाल लेता है। तो अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत। इसको बोलते हैं प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, क्योंकि प्रेक्षण किया, प्रेक्षण को देखना होता, नोटिस करना होता। प्रेक्षण को मतलब दिमाग में विचार करता है, किसी चीज की घटना होती है तो उस विचार करता है, प्रेक्षण करता है, तो प्रेक्षणात्मक सिद्धांत भी कहा गया। इसका निर्देशन का सिद्धांत भी कहते हैं कि किसी भी बच्चे को व्यवहार में बदलाव करना है तो उसको वैसी ही चीजें दिखाओ, वैसे ही डायरेक्शन दो। आप डायरेक्शन दी जा सकती है बच्चे को, जैसा माहौल आप दोगे वैसा ही बच्चा बन जाएगा। तो निर्देशनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं इसको। सिद्धांत को बोलते हैं अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का मतलब जो जैसा देखा वैसे ही बच्चे उस जोकर को देख कर आए, और घर पे बच्चों ने नाक लगा रखा है, मोटा सा मुंह लाल कर रखा है। हनुमान जी को देख के आए तो पूंछ लगा के बच्चे घूमते हुए मिल जाएंगे आपको। तो कहने का मतलब है कि अनुकरण द्वारा जो देखा गया समाज में उसका बच्चे अनुकरण करते हैं। और एक और इसका नाम है मॉडल थ्योरी। मॉडल थ्योरी, मॉडल का मतलब होता है आइडल आपके सामने। देखो एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गजनी। एक फिल्म आई थी गजनी, और उसमें उसके बाद में वो फिल्म जब चली उसके बाद में हेयर स्टाइल चली थी जिसको बोलते थे गजनी कटिंग। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है जो गजनी कटिंग करवा के यहां से अलग ही जैसे सर्फ फूटा हुआ है। अब देखो मॉडल जो थ्योरी है वो ये कहती है कि कोई भी जब देखता है तो उसका मॉडल अलग अलग होता है। जैसे एक फिल्म में 3 बच्चे फिल्म देखने गए, आप या मैं, 3 हमारे साथी एक ही चीज को देख रहे हैं, एक फिल्म को देखने गए। उसमें तीनों का मॉडल अलग अलग हो सकता है। किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। और जब जो उसके लिए मॉडल होता है, जो आदर्श उसके लिए होता है, वो उसी के अनुसार बढ़ने की कोशिश करता है। इसीलिए इसको मॉडल थ्योरी भी बोला जाता है, मॉडलिंग भी बोला जाता है, मॉडल थ्योरी भी बोला जाता है। तो इसके उपनामों की हमने चर्चा की। अब देखो बंडूरा का सामाजिक सिद्धांत के 4 उपाय उन्होंने बताए कि समाज में जो सीखता है वो कैसे सीखता है। उसका जो प्रोसेस स्टेप्स है वो स्टेप्स 4 ऐसे स्टेप्स है। पहला स्टेप्स, दूसरा स्टेप्स, तीसरा स्टेप्स और चौथा। ये 4 स्टेप्स है। पहले नंबर पे पहला आएगा, दूसरे नंबर पे दूसरा आएगा, तीसरे पे तीसरा आएगा, चौथे पे चौथा आएगा। कि कोई भी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है वो समाज से अधिगम कैसे करता है। तो पहला स्टेज आएगी ध्यान या अवधान या अटेंशन। कि जब भी कोई सीखना है तो जब उसको आकर्षक लगे, कोई चीज आकर्षक लगे तो वो उसका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करता है। जैसे आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो आपका ध्यान अपने आप अटेंशन करेगा, अवधान करेगा, ध्यान उस पर जाएगा। यदि आपको टॉपिक ही अच्छा नहीं लग रहा है, प्रभावशाली नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, तो अटेंशन नहीं होगा। लेकिन आपको यदि टॉपिक इंटरेस्टिंग है, वो बच्चों की कहानियां इंटरेस्टिंग पर लग रही है, आपको वो जोकर का रोल अच्छा लग रहा है, तो अटेंशन आएगा। यदि फिल्म इंटरेस्टिंग नहीं है तो उसमें मॉडल हो ही नहीं सकता। तो पहला स्टेप आएगी अटेंशन। अधिगम विषय वस्तु जिसको सीखना है को आकर्षक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना अवधान कहलाता है। देखो आजकल टीचर बनने के लिए ये क्यों सिखाया जाता है कि आप टीचर हो। देखो 2 प्रकार के टीचर होते हैं। एक में नॉलेज बहुत ज्यादा होता है लेकिन बच्चों को सिखा नहीं पाते। एक में हो सकता है एक टीचर में नॉलेज थोड़ा सा कम हो लेकिन वो बच्चों को उससे ज्यादा सिखा सकता है जिसके पास नॉलेज हो। इसमें एक ही अंतर है कि वो अटेंशन नहीं कर पाई, बच्चों को मजा नहीं आया उसमें पढ़ने में। अटेंशन, उसका अवधान है, ध्यान है, वो वहां ला ही नहीं पाया। तो पहला स्टेप होता है सामाजिक अधिगम में अवधान या अटेंशन। दूसरा है धारण करना। अब देखो दूसरा स्टेप अटेंशन हो गया, ध्यान हो गया उसमें, तो दूसरा क्या होगा, धारण करना। उस चीज को क्या करेंगे, सीखेंगे। जैसे ये टॉपिक है आपका अटेंशन में है क्योंकि आपको पढ़ना है ये, अब उसको धारण करोगे, आप याद करोगे। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्या है, तो धारण करना, रिटेंशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, रिटेंशन। अधिगम क्यों प्रस्तुत किए गए विषय वस्तु को कितना सीखा गया, ये क्या कहलाता है, अवधारणा या धारण करना। अवधारण या धारण करना या रिटेंशन कहलाता है। तो पहली चीज अटेंशन, दूसरा है रिटेंशन और तीसरा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब पुनः प्रस्तुतिकरण। पुनः प्रस्तुतिकरण का मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल मैं दूं कि आपने देखा कि वो जोकर का था, जोकर बच्चों को बड़ा अच्छा लगा, तो ये क्या था, उसको अटेंशन था। फिर जोकर की चीजों को उन्होंने धीरे धीरे सीखा
कि भाई जोकर कैसे कर रहा है, जोकर क्या कर रहा है, जोकर का नाक कैसे हिल रहा है, जोकर का कान कैसे हिल रहा है, जोकर कैसे बोलता है। तो ये क्या था उसका रिटेंशन। उसके बाद में प्रस्तुतिकरण वो बाहर आते ही, वो फिल्म देखते ही, वो फिल्म का गाना, वो गजनी की स्टाइल, जो जोकर की बात थी, वो फिर वो क्या करते हैं, प्रस्तुत करने लगते हैं। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। उस वस्तु का अधिगम कम प्रभावशाली होगा और अधिगम की विषय वस्तु को पुनः प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे छात्र किसी विषय वस्तु को कम सीख पाते हैं तो उसको पुनः दोहराना चाहिए। सीखने के लिए मॉडल, चित्र, जैसे ये एजुकेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है रिप्रोडक्शन का मतलब, यदि कोई बच्चे कम सीखे, जैसे इस टॉपिक को आपने अटेंशन किया, उसको रिटेंशन भी किया, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो उसको रिप्रोडक्शन मतलब प्रस्तुत करोगे। आप खुद मन में सोचोगे कि हाँ मैंने इसमें क्या सीखा, मन में विचार करोगे, उसको बोलने की कोशिश करोगे, कोई पूछेगा तो आप प्रस्तुत करोगे। तो ये तीसरी स्टेज आएगी प्रस्तुतिकरण, रिप्रोडक्शन। और चौथी आएगी रिहेबिलिटेशन, मतलब पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब होता है कि कोई भी विषय वस्तु यदि आपकी समझ में आ गई, आपने सीखा, तो सीखने के बाद में प्रस्तुत करोगे, तो उस प्रस्तुत के बाद में उसके पश्चात हमें क्या मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा। देखो जैसे किसी फिल्म में आपने कोई गाना सुना, अटेंशन था, अच्छा गाना लगा आपको, गाना अच्छा लगा तो ये अटेंशन हुआ। उसके बाद में आप उसको क्या करोगे, रिटेंशन, मतलब उसको याद करने की, उसी टाइम सिनेमा में मन में याद करने की कोशिश करोगे, तो ये है रिटेंशन। फिर रिप्रोडक्शन का मतलब प्रस्तुतिकरण। जब आप सामने जाओगे तो किसी के सामने वो गाना गुनगुनाओगे, ये हुआ प्रस्तुतिकरण। फिर क्या होता है, पुनर्बलन का मतलब होता है कि किसी ने कहा कि आप बहुत शानदार गा रहे हो, आप तो बहुत अच्छा गा रहे हो, ये उसका पुनर्बलन। यदि ये पुनर्बलन नहीं मिला तो वो वापस भूल जाएगा। जैसे गुड़िया वाले गेम में देखा कि वो पुनर्बलन, उसको एक जगह पुरस्कार मिल रहा था, एक जगह दंड मिल रहा था। यदि पुरस्कार मिल रहा था वही बच्चों ने तो उसको वापस तोड़ा फोड़ा था। यदि पुनर्बलन नहीं मिलेगा तो नहीं। तो इसीलिए क्लास में भी, एजुकेशन में आप टीचर बनो तो एजुकेशन में भी आपको बच्चों को बार बार पुनर्बलन देना है। ये सिद्धांत ये समझाता है। अब देखो इस सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जो महत्व है एजुकेशन में, वो आप मोटे मोटे समझ गए कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक अधिगमवाद है या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। यदि बच्चों के सामने अच्छे गुणों वाला व्यवहार को प्रदर्शित किया जाए तो उस बालक में वांछित गुणों का विकास किया जाता है। यदि किसी बच्चे में अच्छे गुण विकसित करना है तो वो अच्छी चीजें जो डेवलप करनी है वो उनके सामने प्रस्तुत की जाए। अब मान लो कोई मार साहब भी बीड़ी पी रहा है तो बच्चा डेफिनेट सा है, बच्चा कुछ ना कुछ सीख ही जाएगा। इसलिए माँ बाप को और टीचर को एक आइडल बिहेवियर करना चाहिए, एक आदर्श व्यवहार करना चाहिए, एक अच्छा व्यवहार उसके सामने करना चाहिए और उससे उसमें मनोवांछित गुणों का विकास हो सकता है। इसलिए एजुकेशन साइकोलॉजी को छोड़ो, आप अपने परिवार में भी यदि किसी बच्चे में अच्छे गुण विकसित करना चाह रहे हो तो उसके सामने अच्छी बातें, अच्छा टीवी, अच्छा सिनेमा, अच्छी किताबें, मोबाइल पे अच्छी चीजें देख रहा है। आजकल बिगड़ते बच्चे वही है जिनके कारण ये होता है कि या तो पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं है या बच्चा देख वो रहा है, मोबाइल पे उलट-पुलट देख रहा है, परिवार में उलट-पुलट देख रहा है, तो सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो बच्चे को उसमें डेवलप किए जा सकते हैं। बच्चों के सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए, बच्चों के सामने एक अच्छा मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए और बच्चों के सामने बुरा व्यवहार, अनैतिक मॉडल से बचाना चाहिए। हमेशा बच्चों के सामने यदि बुरी चीजें सामने आ रही है तो डेफिनेट वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा कहेंगे। अल्बर्ट बंडूरा क्या आप भी समझ रहे हो इस बात को कि यदि उसके सामने जो होगा घटित समाज में, जो बार बार हो रहा है, जो उसको अटेंशन कर रहा है, यदि वो चीजें होगी तो बच्चे में वो अनैतिक गुण भी आ सकते हैं और बच्चे के सामने यदि नैतिक चीजें रखी जाए तो वो नैतिक गुण भी आ सकते हैं। ये थे अल्बर्ट बंडूरा जैसे महान विद्वान और इनकी बातें न केवल जीवन में महत्वपूर्ण है बल्कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इनको 2002 में चौथा स्थान मिला था, सदी का महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट थे। आशा कर रहा हूं अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित जितने भी सवाल आएंगे उनमें से आप डेफिनेट सा सही कर लोगे। पूरी कोशिश की है कि वीडियो आपके पसंद आए और कम से कम समय में एकदम क्लियर चैप्टर हो। ऐसा ही वीडियो हर एक संडे को लाता रहूंगा। आपका प्यार और दुलार यूं ही मिलता रहे। जो नए सब्सक्राइबर है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो चैनल को लोकप्रिय बनाने में हमारा सहयोग करें। नए वीडियो के साथ, एक दमदार वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।